नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्फेशन के पार्ट नंबर 3 की। इस पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 29 को और सेक्शन नंबर 30 को। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि आखिर कन्फेशन कहते किसे हैं, कन्फेशन कब वो इररिलेवेंट होगा सेक्शन 24 में, और उसका एक्सेप्शन सेक्शन 28 में क्या डिस्कस किया गया है। अपने पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया कि आखिर अगर पुलिस को कोई कन्फेशन किया जाए तो वो इररिलेवेंट माना जाएगा, पुलिस की कस्टडी में भी किया जाए तो भी उसे इररिलेवेंट मानेंगे। लेकिन सेक्शन 27, 25 और 26 के एक्सेप्शन के रूप में, प्रोविजो के रूप में सामने आता है कि अगर पुलिस की कस्टडी में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया और उस स्टेटमेंट के बनस्पत उस स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके अगर कहीं से कोई बॉडी मिली है, कोई वीपन मिला है, कुछ मटेरियल मिला है, तो वो नॉलेज रिलेवेंट हो गया कि एक्यूज को ये नॉलेज था कि वो वीपन, वो इंस्ट्रूमेंट, वो आर्टिकल आखिर उस जगह पर कहां छिपाई गई थी, वो जगह और उसकी वो नॉलेज रिलेवेंट थी। अब आज देखते हैं कि सेक्शन 29 और 30 क्या कह रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के। जब हम सेक्शन 29 को देखते हैं तो सेक्शन 29 डिस्कस विद द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस की बात करते हैं, और सेक्शन 29 प्रोवाइड्स दैट ए कन्फेशन व्हिच इज अदरवाइज रिलेवेंट, ए कन्फेशन व्हिच इज अदरवाइज रिलेवेंट डज नॉट बिकम्स इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, by making a promise to the accused that it would be kept secret or that its evidence is not to be given against him. Number 2, by practicing a deception on the accused for the purpose of obtaining confession. Number 3, when the accused is drunk. And number 4, confession obtained in answer to the question which he need not have answered. यहाँ सेक्शन 29 ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट है, अगर उस कन्फेशन में सेक्शन 24 की प्रॉब्लम नहीं है, 25 की प्रॉब्लम नहीं है, 26 का कोई इशू नहीं है, तो वो कन्फेशन रिलेवेंट माना जाएगा। भले ही यहां जो 4 कंडीशन बताई गई है इसमें से कोई कंडीशन का इस्तेमाल किया गया हो उस कन्फेशन को लेने में। या पहली कंडीशन क्या है कि कन्फेशन जिसने किया है उसको हमने ये भरोसा दिया कि देखो इस कन्फेशन का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ नहीं किया जाएगा, या इसे मैं बिल्कुल सीक्रेट रखूंगा। इस सीक्रेसी का अगर वादा भी किया गया है, अगर यह भी वादा किया गया है कि आपके खिलाफ लागू नहीं होगा, तो भी वो कन्फेशन स्टेटमेंट रिलेवेंट मानी जाएगी। नंबर 2, अगर किसी तरह के डिसेप्शन का इस्तेमाल किया गया है कन्फेशन को हासिल करने के लिए। नंबर 3, अगर वो व्यक्ति जिसने कन्फेशन किया है वो ड्रंक कंडीशन में है। अक्सर लोग पी करके सच बोलते हैं, तो अगर कोई किसी अभियुक्त ने, कोई अगर जो एक्यूज है उसने ड्रंक कंडीशन में कन्फेशन किया है तो वो कन्फेशन भी बिल्कुल रिलेवेंट है। और नंबर 4 जो कंडीशन कहता है कि कन्फेशन उन क्वेश्चंस के आंसर में निकल के आया है जिन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए एक्यूज या वो पर्सन बाउंड नहीं थे। मान लिया कि वो पर्सन बाउंड नहीं थे, लेकिन अगर वो खुद से आंसर दे रहे हैं तब वहां पर वो कन्फेशन स्टेटमेंट भी रिलेवेंट माने जाएंगे। तो सेक्शन 29 4 कंडीशंस की बात करता है जिनके होने के बाद भी कन्फेशन स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे। अगर सीक्रेसी का वादा करके लिया गया है, या ये वादा करके कि ये कन्फेशन स्टेटमेंट आपके खिलाफ लागू नहीं किया जाएगा, तब भी वो कन्फेशन स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। नंबर 2, अगर किसी तरह के डिसेप्शन का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, अगर वो व्यक्ति ड्रंक कंडीशन में है। और नंबर 4, वो ऐसे प्रश्नों के जवाब में कन्फेशन कर रहा है जिन प्रश्नों का जवाब देने के लिए वो बाउंड नहीं है, तो भी उसके द्वारा किया गया कन्फेशन अगर सेक्शन 24 से 27 की ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं फंसता है तो बिल्कुल रिलेवेंट माना जाएगा। इस पर एक केस आती है आर वर्सेस मकसूद अली की। ये केस है 1966 की। केस का नाम है आर वर्सेस मकसूद अली। आर वर्सेस मकसूद अली 1966 की ये केस है। यहां पर दो एक्यूज को एक कमरे में छोड़ा गया। उन दोनों एक्यूज को यह लग रहा था कि उस कमरे में वो बिल्कुल अकेले हैं
उनके अलावा यहाँ कोई नहीं है, जबकि वास्तव में वहां पहले ही टेप रिकॉर्डर्स लगाए गए थे, माइक्रोफोन्स लगा दिए गए थे और उन दोनों लोगों की बातचीत में उन दोनों लोगों ने सारी चीजों को, अपना कन्फेशन को बिल्कुल पूरी तरह से रिकॉर्ड करवाया। अब प्रश्न उठा कि क्या उस कन्फेशन स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया द कन्फेशन इन सच कन्वर्सेशन वेयर हेल्ड रिलेवेंट, यहां उस कन्फेशन स्टेटमेंट को रिलेवेंसी प्रोवाइड की कोर्ट ने। तो सेक्शन 29 इस और डिस्कस करेंगे कि अगर सिक्रेसी का वादा करके भी कन्फेशन ले लीजिए, अगर डिसेप्शन करके भी आपने कन्फेशन लिया है, वो व्यक्ति ड्रंक है, अगर ऐसी कंडीशन में कन्फेशन हुआ है या ऐसे प्रश्नों के जवाब में कन्फेशन आया है जिसको देने के लिए वो बाउंड नहीं है, तो भी ऐसा कन्फेशन स्टेटमेंट रिलेवेंट माना जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 30 पर। सेक्शन 30 अलग से भी मेंस में पूछा जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन कन्फेशन को जब हम देखते हैं, सेक्शन 30 कहता क्या है? सेक्शन 30 कहता है सेक्शन 30 डील्स विद द कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज, जहां किसी अपराध को करने में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। अब उसमें से कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए एक से ज्यादा लोग, 4 लोग शामिल हैं, एक एग्जांपल के जरिए सेक्शन 30 को रखता हूं कि 4 लोग किसी ऑफेंस को करने में शामिल है। इन चारों लोगों का ज्वाइंट ट्रायल चलाया जाता है सेम ऑफेंस के लिए। मान लेते हैं कि रेप और मर्डर कमिट किया है ABCD ने। अब इस रेप के और मर्डर के लिए ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है ABCD का। अब उस ज्वाइंट ट्रायल के चलने के दौरान अगर ABCD में से किसी एक व्यक्ति ने भी, किसी एक को-एक्यूज ने भी अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही और लोगों के रोल और लायबिलिटी के बारे में भी स्टेटमेंट दिया है, तब यहां जो दूसरे लोगों के बारे में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो भी कन्फेशन दी है, वो कन्फेशन रिलेवेंट होगी, BCD के खिलाफ रिलेवेंट होगी अगर वो स्टेटमेंट दूसरे एविडेंसेस से कोरोबरेट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां एक केस आएगी, यहां केस आएगी नलिनी की केस, जिसमें राजीव गांधी मर्डर एसिनेशन केस है ये। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि टाडा के केस में सेक्शन 30 की एक हम अलग इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन अगर टाडा एक्ट को छोड़ करके बाकी जनरल जगहों पे देखें, जनरल लॉज में देखेंगे, तो सेक्शन 30 की एक दूसरी इंटरप्रिटेशन की जाएगी। तो कॉमन लॉज की अगर बात करें, सामान्य कानूनों की बात करें, इंडियन पेनल कोड के ऑफेंसेस के लिए अगर कहें, तो वहां पर को-एक्यूज का दिया हुआ स्टेटमेंट सिर्फ उसके ऊपर बेस करके आप पनिशमेंट के लिए नहीं जाएंगे। आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या को-एक्यूज के खिलाफ बाकी जो एविडेंसेस मिल रहे हैं वो कोरबरेट कर रहे हैं या नहीं उस दूसरे को-एक्यूज के दिए गए कन्फेशन स्टेटमेंट। तो इतनी बातें आएंगी सेक्शन 30 में। Section 30 deals with confession of co-accused. It states that when more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such person affecting himself and some other of such persons is proved, the court may take into consideration such confession against the doer as well as others. साथ साथ एक से अधिक व्यक्तियों का एक जैसे अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है और उस ट्रायल में किसी एक को-एक्यूज के द्वारा अगर कोई कन्फेशन स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें वो अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और साथ में दूसरे लोगों की लायबिलिटी के बारे में भी वो डिस्कस कर रहा है और ये चीज प्रूव होती है, प्रूव होने का मतलब उसको कोरबरेट होना है दूसरे एविडेंसेस के जरिए, तो वहां पर कोर्ट ऐसे कन्फेशन स्टेटमेंट को करने वाले के खिलाफ भी यूज कर सकेगी और दूसरे को-एक्यूज के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसमें 2 एग्जांपल्स आते हैं, दोनों एग्जांपल्स को देखिए। एक एग्जांपल में आपको समझ में आएगा कि इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरे एग्जांपल में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पहला एग्जांपल है A and B आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ C। A और B का ज्वाइंट ट्रायल चलता है C के मर्डर के लिए। It is proved that, ये प्रूव होता है A said B and I murdered C। यहां पर A कहता है कि B और मैंने मिलकर मर्डर किया है C का। The court may consider such confession against B also। दूसरा एग्जांपल देखिए, A is on the trial for the murder of C। केवल A का ट्रायल चल रहा है C के मर्डर के लिए, यहां पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। There is existence showing that, ऐसे जो एविडेंसेस निकल के आते हैं, एविडेंस आते हैं which showing that C
C was murdered by A and B, and that B said that A and I murdered C. यहां पर ट्रायल सिर्फ A का चल रहा था, एविडेंस जो निकल के आए उससे समझ में आने लगा कि C का मर्डर A और B ने मिलकर किया है। B की ओर से एक स्टेटमेंट भी आ जाता है कि A और उसने मिलकर C का मर्डर किया है, लेकिन चूंकि उसका कोई ज्वाइंट ट्रायल नहीं चल रहा था A के साथ, इसलिए B के दिए स्टेटमेंट को A के खिलाफ आप सेक्शन 30 का इस्तेमाल करके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब सेक्शन 30 के इस्तेमाल करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एप्लीकेशन इसका यूज करने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स पूरे करने होंगे। कौन कौन से? मोर पर्संस देन वन आर बीइंग ट्राइड ज्वाइंटली, एक से अधिक लोगों का ट्रायल एक साथ होना होगा। नंबर सेकंड, द ज्वाइंट ट्रायल इज फॉर द सेम ऑफेंस, एक जैसे ऑफेंस के लिए उनका ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए। नंबर थर्ड, ए कन्फेशन इज मेड बाय वन ऑफ सच पर्संस who are being tried jointly for the same offense. And number 4, such a confession affects the maker as well as other persons. Number 5, such confession is proved in a court, then the confession of one accused may be considered by the court against the rest of the accused. मतलब अगर एक से अधिक लोगों का ट्रायल एक ही जैसे ऑफेंस के लिए ज्वाइंटली चल रहा है, उसमें से कोई एक एक्यूज अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, साथ ही दूसरे लोगों की लायबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन करता है, स्टेटमेंट देता है, और उसका दिया हुआ ये कन्फेशन स्टेटमेंट कोर्ट में प्रूव हो जाता है, तब उस कन्फेशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल कोर्ट करने वाले के खिलाफ तो करेगी ही करेगी, रेस्ट ऑफ द एक्यूज के खिलाफ भी कर सकती है। अब यहां पर केस आएगी कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की। कश्मीरा सिंह के मुकदमे में ये एक इंपॉर्टेंट केस है 1952 की सेक्शन 30 के ऊपर। यहां 4 एक्यूज का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा था और ये ज्वाइंट ट्रायल था मर्डर के लिए। उसमें से किसी एक एक्यूज ने अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट किया, साथ ही बाकी लोगों ने क्या क्या रोल किया था उस मर्डर में, इस बारे में अपने स्टेटमेंट दिए। प्रश्न उठा कि क्या हम इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल बाकी को एक्यूज के खिलाफ करेंगे। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जी हाँ, यहां पर दूसरे को एक्यूज के खिलाफ दूसरे एविडेंसेस सफिशिएंट मात्रा में है और वो उस स्टेटमेंट जो कि करने वाले एक्यूज ने किया उसको कोरेबोरेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कन्फेशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल बाकी बचे हुए 3 को एक्यूज के खिलाफ किया जाएगा। ऐसा डिसीजन आया कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में 1952 में। अब आते हैं एक और केस इस पे आती है हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कस्टम ऑफिसर से रिलेटेड ये केस थी। द कस्टम ऑफिसर्स अरेस्टेड सम गोल्ड स्मगलर्स एंड रिकॉर्डेड देयर कन्फेशनल स्टेटमेंट्स फ्रॉम देम इंडिपेंडेंटली। अलग अलग तरीके से उनके कन्फेशन स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए, लिए गए। In the trial, one of the confessing accused was examined as prosecution witness. एक उसमें से जिसने जो कन्फेशन जिसने किया था वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आ जाता है सामने। दूसरे लोग क्या करते हैं, रेस्ट जो है वो रिट्रैक्ट कर जाते हैं, इनकार कर जाते हैं, मुकर जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई कन्फेशन किया था। लेकिन बाकी जितने एविडेंसेस मिल रहे थे, बाकी जो एविडेंसेस थे वो उस पहले एक्यूज ने जिसने की इस तरह का कन्फेशन स्टेटमेंट दिया था उसके सपोर्ट भी कर रहे थे, कोरबोरेट कर रहे थे। कोर्ट ने हेल्ड किया भले ही बाकी लोगों ने रिट्रैक्ट कर लिया हो अपने कन्फेशन स्टेटमेंट को, लेकिन कन्फेशन स्टेटमेंट उनके खिलाफ रिलेवेंट माना जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस इस टॉपिक पे आती है नलिनी वर्सेस स्टेट की। नलिनी वर्सेस स्टेट की केस है 1999 की, स्टेट वर्सेस नलिनी। राजीव गांधी असैसिनेशन केस है ये। ध्यान दीजिएगा, ये मुकदमा आईपीसी के जरिए नहीं बल्कि टाडा एक्ट के सेक्शन 15 में लॉन्च किया गया था। सेक्शन 15 टाडा का इस्तेमाल यहां किया गया था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है सेक्शन 30 को कि सेक्शन 30 का मतलब नॉर्मल ऑफेंसेस के केस में क्या होगा जहां आईपीसी लग रही है, और दूसरा जहां टाडा लग रहा है वहां पर क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो पहले देखते हैं, यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉर्मल ऑफेंसेस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर यूजिंग द कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज अगेंस्ट को एक्यूज द लॉ इज एज फॉलोज। क्या लॉ है? दे मस्ट हैव ट्राइड जॉइंटली, दे मस्ट हैव ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, one any accused accept his liability up to the some extent and discuss others liability also.
there must be some other evidences against such co-accused who corroborates the statement delivered by earlier accused, then such confessional statement may be used against rest of the accused. कहने का मतलब एक से ज्यादा एक्यूज अगर है, उनका ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, ज्वाइंट ट्रायल अगर एक ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए चल रहा है, उसमें से कोई एक व्यक्ति अपने लायबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, दूसरों की लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहा है, और दूसरों की लायबिलिटी को जो वो डिस्कस कर रहा है वो कोरोबरेट हो रही है दूसरे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के जरिए, तो उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट का रेस्ट ऑफ द एक्यूज के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात हो गई नॉर्मल ऑफेंसेस के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया टाडा को लेकर। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि दिस केस इज रिलेटेड विद टाडा, सो अंडर सेक्शन 15 ऑफ टाडा द कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज इज एडमिसिबल अगेंस्ट द को एक्यूज and it will work as a substantive piece of evidence against the co-accused। टाडा के केस में लायबिलिटी ज्यादा इंपोज कर दी और कहा कि अगर कोई co-accused यहां पर कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके कन्फेशन स्टेटमेंट को हम सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के रूप में देखेंगे रेस्ट ऑफ द को-accused के खिलाफ। इतनी बातें रही कन्फेशन में सेक्शन नंबर 29 और 30 को लेकर। उम्मीद करता हूं कि कन्फेशन के ये तीनों पार्ट्स आपको कन्फेशन को समझने में मदद करेंगे। एविडेंस के अपने लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर आऊंगा, सेक्शन नंबर 32 क्लॉज नंबर 1। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।